हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। फ्रेंड्स, किसी भी सूट को फाइल करने के लिए एक डेफिनेट इंसिडेंट होता है, डेफिनेट डेट होती है, बंडल ऑफ फैक्ट्स होते हैं जिसे हम वाद कारण या कॉज ऑफ एक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, सिविल सूट को फाइल करने के लिए बिना कॉज ऑफ एक्शन के, वाद कारण के, या जब तक केस को फाइल करने का कोई कारण डेफिनेट डेट पर, डेफिनेट इंसिडेंट से, बंडल ऑफ फैक्ट से अराइज नहीं हुआ हो, तब तक हम केस फाइल नहीं कर सकते। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, इसके लीगल प्रोविजंस क्या है, इस बारे में सीपीसी में कहां कहां रेलेवेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, कॉज ऑफ एक्शन की कोई डेफिनेशन तो सीपीसी में नहीं है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन बंडल ऑफ फैक्ट्स को बताता है, डेट ऑफ इंसिडेंट को बताता है जिसके दिन सूट या सिविल सूट या पेश करने का वाद कारण उत्पन्न होता है, जिस दिन या जिस घटना से वादी को ऐसा महसूस होता है कि उसे ये घटना हो गई है, उसको अब रिलीफ प्रतिवादी से चाहिए, इस कारण वो इस घटना या उस डेट से अपना केस सिविल कोर्ट में फाइल कर सकता है। अब यहाँ पर सीपीसी में कई जगह एक डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कई जगह कॉज ऑफ एक्शन या वाद कारण के बारे में दिया गया है। हम पहले सिंपल भाषा में समझते हैं। यदि कोई पर्सन किसी डेट पर किसी घटना से किसी दूसरे व्यक्ति से एग्रीव्ड है और किसी व्यक्ति ने कोई ब्रीच कर दिया या पैसे देने से इनकार कर दिया या उसके मकान में किसी तरह एंट्री करने की कोशिश करी इलीगली, तो उसको उस डेट से या उस घटना से वाद कारण उत्पन्न हो सकता है, और बिना वाद कारण डिस्क्लोज किए सिविल सूट चलने योग्य नहीं होता। सिविल सूट में मेंशन करना पड़ता है कि कॉज ऑफ एक्शन क्यों आपने सिविल सूट किया है, किस इंसिडेंट के बाद, किस डेट की घटना के बाद, या किस चीज से व्यथित होकर एग्रीव्ड होकर आपने किस कॉज ऑफ एक्शन के कारण सिविल सूट फाइल किया है। तो सबसे पहले कई जगह इसमें कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 20 सीपीसी कहता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रेजिड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइज, और सेक्शन 20 का सी सीपीसी कहता है द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस। इसका मतलब ये हुआ कि सूट कहां दायर किया जा सकता है, अदर सूट्स जहां की कॉज ऑफ एक्शन या सूट का कारण या वाद करने का कारण, जिसको वाद कारण भी बोलते हैं, वो अराइज हुआ हो, उस जगह डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया जा सकता है। कॉज ऑफ एक्शन के बारे में ऑर्डर 2 रूल 3 सीपीसी क्या कहता है? ये कहता है ए पर्सन एंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन may sue for all or any such relief, but if he omits, except with the leave of the court, to sue or such relief, he shall not be afterward sue for any relief so omitted। यदि किसी को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है एक से ज्यादा रिलीफ के बारे में, और वो यदि उसको ओमिट कर देता है, तो बाद में वो उस कॉज ऑफ एक्शन पर, उस रिलीफ पर सूट फाइल नहीं कर सकता है। ऑर्डर 7 रूल 1 जो प्लेंट के बारे में कहता है, वहां पर स्टार्टिंग है पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंट इन प्लेंट, द प्लेंट कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ऑर्डर 7 रूल 1 का सबसेक्शन ई कहता है द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अराइजेस। कब हम प्लेंट फाइल कर सकते हैं और क्या प्लेंट में पर्टिकुलर्स होने चाहिए, ये फैक्ट होना चाहिए कि कब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और कहां पर हुआ, और उसके बारे में फैक्ट क्या है कि किस फैक्ट से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। अब ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस भी लगती है। मैंने इस बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है और इसको जानते हैं कि बिना कॉज ऑफ एक्शन के कैसे प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ऑर्डर 7 रूल सीपीसी में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। वो कहते हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अब ये कहता है द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस, और इसका ए है, सबसे पहला है वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन। मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन तो हुआ है जिस कारण वादी ने प्रतिवादी पर केस किया है, प्लेंटिफ हैज फाइल्ड अ सूट अपॉन द डिफेंडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगेगी और प्लेंट डिसमिस हो जाएगा। इसलिए केवल अराइज होना ही जरूरी नहीं है, उस कॉज ऑफ एक्शन को प्लेंट में लिखना भी जरूरी है, उसकी डिटेल लिखना भी जरूरी है, उसके बारे में डेट लिखना भी जरूरी है, कब अराइज हुआ, क्या कई सारे फैक्ट से अराइज हुआ या एक सिंगल डेट से, सिंगल इंसिडेंट से, सिंगल टाइम पर, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर अराइज हुआ, ये भी मेंशन करना जरूरी है। अब देखिए बहुत सारे तरह के केस होते हैं सिविल सूट। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस यहाँ लेंगे, कुछ एग्जांपल्स यहाँ लेंगे। जैसे ए ने बी से पैसे उधार लिए और बी ने डिमांड करी कि रीपे कर दीजिए,
तो जिस डेट पर यदि ये डिनाई कर देता है कि मैं आपको वो पैसे नहीं लौटाऊंगा, तो वो डेट से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। बंडल ऑफ फैक्ट्स ये होते हैं कि उस दिन उधार लिया, उस दिन वो मांगने गया और उस दिन लास्ट में डिनाई कर दिया, तो डिनाइल की डेट से कॉज ऑफ एक्शन और लिमिटेशन भी स्टार्ट होगी। एक इंपॉर्टेंट बात भी है कि लिमिटेशन भी डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से स्टार्ट होती है। एक और हम इलस्ट्रेशन लेते हैं, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ और सेलर ने एग्रीमेंट को परफॉर्म करने से मना कर दिया, प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर दिया। अब जो परचेजर है वो किस दिन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कोर्ट में, तो जिस दिन उसने प्रॉपर्टी को सेल करने से मना कर दिया उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पड़ोसी है, वो किसी के घर में इलीगल एंट्री करना चाहता है या उसकी दीवार को तोड़ना चाहता है, या मान लीजिए उसने उस दीवार को जिस दिन तोड़ दी है, या मान लीजिए उसने उसके जमीन पर भी कुछ अपना कब्जा करके मकान बना लिया है, तो सूट जो होगा परमानेंट इंजंक्शन का और जो सूट होगा मैंडेटरी इंजंक्शन का, उसका कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा, जिस दिन वो डेट हुआ, वो इंसिडेंट हुई, वो झगड़ा हुआ, वो दीवार तोड़ दी गई, उस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है एक्स और उसके ए और बी पार्टनर्स हैं और सारा हिसाब बी रखता है। ए ने कहा कि आप मुझे फर्म के हिसाब किताब बताइए, कितने ट्रांजैक्शन हुआ, कितने पैसे आए, क्या कमाई हुई, और बी ने उसको हिसाब देने से मना कर दिया और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताने से मना कर दिया, बैंक स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। तो ए के लिए रेंडिशन ऑफ अकाउंट का सूट, दावा बाबत हिसाब फहमी, सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का कॉज ऑफ एक्शन किस दिन होगा अराइज सूट करने के लिए, जिस दिन बी ने उसको हिसाब देने से मना कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम प्लेंट में किस तरह से हम ड्राफ्ट करें, प्लीडिंग्स में, एफिडेविट में। तो प्लीडिंग्स में हमें लिखना पड़ेगा कि इस दिन कॉज ऑफ एक्शन हुआ इसलिए हम सूट फाइल कर रहे हैं, और किस जगह ड्राफ्ट करें। तो ये जब लास्ट में पहले सारे फैक्ट्स प्लीड कीजिए, उसके बाद लास्ट में ज्यूरिसडिक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, लिमिटेशन और कोर्ट फीस का पार्ट है, तो उसमें लास्ट में आप जो है कॉज ऑफ एक्शन स्पेसिफाइड कीजिए, उसका टाइम, डेट, दिन स्पेसिफाई कीजिए। यदि बंडल ऑफ फैक्ट से कॉज ऑफ एक्शन होता है तो वो सारी डेट्स स्पेसिफाई कीजिए और कहिए कि लास्ट कॉज ऑफ एक्शन अराइज उस दिन हुआ। इस तरह से आपको प्लेंट में मेंशन करना जरूरी है। अब मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन झूठा हो तो डिफेंडेंट अपनी प्रतिरक्षा में कहेगा कि ऐसा कॉज ऑफ एक्शन अराइज ही नहीं हुआ, तो डिफेंडेंट को भी अपनी प्रतिरक्षा में रिटर्न स्टेटमेंट में लिखना चाहिए। अब एक क्वेश्चन उठता है कि यदि कोई व्यक्ति प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं करे, वाद कारण कब हुआ इसके बारे में विवरण नहीं दे, प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज नहीं करे, तो क्या होगा, तो कोर्ट को ये पावर है कि वो इशू बना करके इसको सूट को डिसमिस कर सकती है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कौन सा महत्वपूर्ण जजमेंट है, एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट हम डिस्कस करेंगे। केस का नाम है ब्लूम डेकोर लिमिटेड वर्सेस सुभाष हिम्मतलाल देसाई। ये डिसाइड हुआ 9 सितंबर 1994 को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉज ऑफ एक्शन के प्रिंसिपल्स को लेट डाउन किया। मैं ऑब्जर्वेशन पढ़ना चाहूंगा। बाय कॉज ऑफ एक्शन इट इज मीट एवरी फैक्ट विच इफ ट्रांसफर्ड it would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his rights to a judgment of the court. In other words, is bundle of facts which it is necessary for the plaintiff to prove in order to succeed in the suit. The court has occasion to refer the case of Cook in A.K. Gupta and Sons versus Damodar. The expression cause of action in the present contest does not mean every fact it is material to be proved entitle the plaintiff to succeed, as was said in Cook versus Gill, a different contest, for if it were so material fact could ever be amended or added, and of course no one would want to change or add an immaterial allegation by amendment. तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कॉज ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब किया इस केस के जरिए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स आपने जाना कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, सिविल केस हम कब फाइल कर सकते हैं जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, उसको किस तरह से प्लेंटिव में और एफिडेविट में और एविडेंस में देना चाहिए। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।